नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डी कोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान युद्ध में इस हफ्ते की बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम को 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर भी है और वो ये कि ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि जमीन पर अमेरिकी सेना का मुकाबला करने के लिए उसके 10 लाख फाइटर्स तैयार हैं। अब आप ये सोचिए कि 10 लाख की जो संख्या ईरान बता रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। क्या वाकई ईरान के पास इतने फाइटर्स हैं? आज इसका भी एक फैक्ट चेक करेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि तेल संकट के कारण दुनिया भर के देश पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर दी है और सरकार ने महंगाई का बोझ आम आदमी पर डालने के बजाय अपनी ही कमाई यानी अपना ही टैक्स कम कर लिया। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत में लॉकडाउन नहीं होगा और हमारे देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति भी नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर आम जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि क्या दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करने का दावा करने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति की बात करता है लेकिन युद्ध में खामोश है। नेटो सुरक्षा का दावा करता है लेकिन मैदान से गायब है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का 57 देशों का संगठन अपने ही सदस्य देशों के संकट पर चुप बैठा है। तो क्या दुनिया अब नियमों से नहीं सिर्फ ताकत से चल रही है? आज इसका विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की सेना ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 10 दिनों तक यानी 7 अप्रैल तक कोई हमला नहीं करेगी। मतलब यह है कि इस समय युद्ध विराम को उन्होंने 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला ईरान के अनुरोध पर लिया गया है और यही आज की सबसे बड़ी खबर है आपके लिए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा की थी और आज इसे उन्होंने 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया क्योंकि वो 5 दिन का युद्ध विराम आज समाप्त हो गया। इस दौरान ईरान पर पहले की तरह ही हमले जारी रहेंगे लेकिन किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं किया जाएगा। अब ट्रंप के युद्ध विराम को लेकर 2 बातें कही जा रही हैं। पहला, उन्हें ईरान पर अमेरिकी सेना के हमलों पर पूरी तरह से रोक लगाना होगा और दूसरा, युद्ध विराम के बिना शांति का कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। और यह भी कहा गया है कि ट्रंप इस समय ईरान पर युद्ध विराम का फैसला थोपने की हालत में असल में है ही नहीं। ईरान अगर युद्ध विराम करेगा, समझौता करेगा तो वो अपनी शर्तों के साथ करेगा। ट्रंप की शांति योजना में ईरान के मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत सख्त शर्तें रखी गई हैं जिन्हें ईरान सरेंडर के जैसा मानता है। देखिए, जब युद्ध होता है तो 2 देश आमने सामने होते हैं और दोनों ही ये जानते हैं कि इस युद्ध से दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, दोनों को ही बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हर युद्ध में यही होता है। इस बार ईरान और अमेरिका के युद्ध में भी यही हो रहा है। अमेरिका जानता है कि उसे बहुत नुकसान हो रहा है, ईरान भी ये जानता है कि इस युद्ध में उसकी जीत कभी नहीं होगी, उसे भी उतना ही नुकसान हो रहा है। लेकिन तब भी दोनों ही सेना और दोनों ही देश कभी भी पीछे नहीं हटते, समझौता नहीं करते और कई बार इस तरह के युद्ध वर्षों तक चलते चले जाते हैं। उसका कारण यह होता है कि इन देशों के जो नेता हैं वो राजनीतिक लोग होते हैं, वो अपने अपने लोगों के सामने पीछे नहीं हटना चाहते। समझौते का मतलब होता है कि किसी एक देश को पीछे हटना होगा, किसी एक देश को ये स्वीकार करना होगा कि इस युद्ध में उसकी हार हुई है और हार कोई भी नेता स्वीकार नहीं करना चाहता और इसीलिए ये युद्ध कई बार वर्षों तक चलते चले जाते हैं। ईरान और अमेरिका के युद्ध में भी ऐसा ही हो सकता है क्योंकि ईरान कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा कि युद्ध में उसकी हार हो रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति की भी अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई है। वो भी कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ईरान में उनकी हार हो गई या उन्हें वो नतीजे नहीं मिले जिनका उन्होंने दावा किया था। इसलिए ये समझौता काफी मुश्किल लगता है। अब ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर जमीनी युद्ध हुआ, मतलब अमेरिका ने अगर अपने सैनिक जमीन पर उतारे तो ये अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक और महंगा होगा। ईरान ने दावा किया है कि ईरान की सेना हर मूवमेंट पर नजर रख रही है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है।
आपने अब तक ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इस युद्ध में पहली बार ईरान ने अपने सैनिकों की तस्वीरें जारी की हैं। ईरान पूरी दुनिया को यह बताना चाहता है कि अगर ये युद्ध जमीन पर हुआ और अमेरिका ने ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतारे तो फिर उन्हें बहुत कड़ा मुकाबला करना होगा। और शायद इसीलिए ईरान ने आज अपने सैनिकों की ये तस्वीरें जारी की हैं, जो आप देखिए। अमेरिका के एक अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान युद्ध में अमेरिका की सेना ने सिर्फ 4 हफ्तों में ही लगभग 850 टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसी एक मिसाइल की कीमत 33 करोड़ रुपए है और इस हिसाब से अमेरिकी सेना अब तक 28,000 करोड़ रुपए की टोमाहॉक मिसाइल से ईरान पर हमला कर चुकी है। पिछले 5 वर्षों में अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल्स की जो संख्या है जो उन्होंने खरीदी है, उन्होंने ऐसी सिर्फ 322 मिसाइल्स खरीदी हैं 5 वर्षों में। मिसाइल्स की संख्या बहुत सीमित है और जितनी उन्होंने खरीदी हैं 5 साल में ये मिसाइल्स, उससे लगभग 2.5 गुना ज्यादा स्टॉक इस युद्ध में अमेरिका की सेना इस्तेमाल कर चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना की टोमाहॉक मिसाइल्स का स्टॉक अब बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, इसलिए अमेरिका का रक्षा मंत्रालय इसका प्रोडक्शन तेज करने की कोशिशें कर रहा है। हालांकि इस खबर पर अमेरिका की सरकार या रक्षा मंत्रालय ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। टोमाहॉक मिसाइल को वॉरशिप्स और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और यह लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज तक सटीक हमला करती है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइल्स को ही अभी तक वो नष्ट कर पाया है। युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 2500 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। इसका मतलब है कि ईरान के लगभग 800 मिसाइल्स को ही अमेरिका नष्ट कर पाया है अभी तक, और अब भी ईरान के पास कम से कम 1600 या उससे कुछ ज्यादा मिसाइल्स बची होंगी। यह भी संभव है कि अमेरिका के हमलों में कुछ मिसाइल्स अंडरग्राउंड टनल्स के नीचे दब गई हों। आज ईरान ने अपने अंडरग्राउंड सैन्य अड्डे की एक और तस्वीर जारी की है, जिसमें बड़ी बड़ी मिसाइल्स के बीच ईरान के कुछ सैनिक नमाज अदा कर रहे हैं और इन सैन्य ठिकानों को मिसाइल सिटी कहा जाता है। एक नया वीडियो ईरान ने जारी किया है, आप भी देखिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहु अकबर। तो ये ईरान की अंडरग्राउंड टनल्स हैं, सुरंगें हैं, जिनमें उनकी बड़ी बड़ी मिसाइल्स और ड्रोन्स रखे हुए हैं। ईरान असल में इसे एक धर्म युद्ध भी बनाना चाहता है, इसे इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध के तौर पर दुनिया को दिखाना चाहता है, और इसीलिए ख़ास तौर पर उन्होंने इस प्रकार की तस्वीर जारी की है जिसमें ईरान के जो सैनिक हैं वो नमाज अदा कर रहे हैं। ईरान जिन मिसाइल से हमला कर रहा है उन पर तस्वीरें लगाकर अमेरिका को साथ साथ चेतावनी भी दे रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की सीमा में दाखिल हुए तो वो ताबूत में ही वापस जाएंगे। कुछ इस प्रकार के पोस्टर्स वो चिपका रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया है, ऐसा उन्होंने दावा किया है, और इस हमले में अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नष्ट करने का दावा ईरान ने किया है। उसकी नई तस्वीरें वो भी आप देख सकते हैं।
इजराइल ने भी ईरान के 2 बड़े बड़े स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स पर हमला किया है। इजराइल के मुताबिक इन स्टील प्लांट्स में मिसाइल्स, टैंक्स और दूसरे हथियारों के स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते थे और ये भी कहा गया है कि इन प्लांट्स में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की भी हिस्सेदारी थी और ईरान स्टील प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर है। यानी ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी हमले नहीं हो रहे, लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ से अलग अलग प्रकार के वीडियो रिलीज किए जाते हैं। दोनों पक्ष ये कहते हैं कि उनका कम नुकसान हुआ है और दुश्मन का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दोनों पक्ष ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमें कोई तनाव नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए इस युद्ध के बीच अचानक ईरान के राष्ट्रपति तेहरान में एक ग्रोसरी स्टोर में पहुँच गए, बाजार में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने आम लोगों से हाथ मिलाया और कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली और एक ग्रोसरी स्टोर में लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। देखिए, فوق کردیم در داخل مساجد بارایی که هست هر زمانی نیاز بشه به سرعت ما قرار خدمات رسانی یه اسکان شخصی مساجد کاملا با چیز کوشش می‌کنیم بعد نیروهای انسانی هم تنگیر بشه تنوع بالاش خیلی ये दिखाने की कोशिश है कि ईरान में सब कुछ नॉर्मल है, ईरान के लोग डरे नहीं हैं और ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़कों पर निकले हुए हैं, वो बाज़ारों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें खेल के साथ साथ आपको दर्द भी दिखाई देगा। ये तस्वीर तुर्की के एक स्टेडियम की है और यहाँ पर ईरान की फुटबॉल टीम मैच खेलने के लिए जब मैदान पर उतरी तो हर खिलाड़ी के बाजू पर हाथ में एक स्कूल बैग था और बाजू पर काली पट्टी लगी थी। इन खिलाड़ियों ने मौन रहकर अपना विरोध दर्ज किया और ये विरोध उस हमले के खिलाफ था जिसमें ईरान के मिनाब शहर के एक स्कूल पर अमेरिकी हमले में 168 छोटी छोटी स्कूली छात्राओं की जान चली गई थी। इसलिए आज ईरान की जो टीम है जब आई तो आप देखिए उन्होंने कैसे अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया। ईरान की फुटबॉल टीम जब स्टेडियम में गई तो मैच से पहले उन्होंने ये स्कूल बैग्स अपने हाथ में रखे हुए थे और ये याद दिलाते हैं कि ईरान में कैसे एक स्कूल पर अमेरिका ने हमला किया था जिसमें 150 से ज़्यादा छोटी स्कूली बच्चियां, छात्राएं, छोटी छोटी बच्चे जो हैं वो मारे गए थे। अब ईरान युद्ध में ज़मीनी लड़ाई भी बहुत जल्द शुरू हो सकती है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब मिडिल ईस्ट में 10,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर गलीबाफ ने अमेरिका के इस प्लान को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो अमेरिका अपने सैनिकों को खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों के बदले होटल्स में छिपाकर रखने के लिए मजबूर है, वो ईरान की ज़मीन पर अपने सैनिकों को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। समझौते और युद्ध विराम के बीच अमेरिकी सेना को उतारने के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति और दूसरा, एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी।
ईरान में इस युद्ध को लगभग 1 महीना अब होने वाला है, लेकिन अभी तक इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला है और दोनों में से कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि वो इस युद्ध को जीत रहा है। एक तरफ ईरान के हमले आज भी जारी हैं और दूसरी तरफ ईरान बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर भी आज भी इस समय भी ईरान का ही कंट्रोल है और ये ट्रंप की युद्ध नीति पर एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका के लगभग 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में खाड़ी देशों के आसपास तैनात हो जाएंगे और अमेरिका की मरीन कोर के 5,000 सैनिकों को पहले ही पश्चिम एशिया में तैनात किया जा चुका है, जो समुद्र के रास्ते अब ईरान पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की 82वीं यानी 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक भी जो पैराशूट के जरिए सीधे युद्ध के मैदान में उतरते हैं, उन्हें भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में पहले से ही अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी सेना की यह तैयारी इस बात का संकेत है कि हवाई हमलों के बाद अब जमीन पर बहुत जल्द युद्ध शुरू हो सकता है। अब देखिए, अगर जमीन पर यह युद्ध शुरू हुआ तो फिर यह युद्ध एक नया रूप ले लेगा। जमीन पर सेना उतारने का अमेरिका का एक ही मकसद है कि ईरान के जो द्वीप हैं, अलग अलग आइलैंड्स हैं, उन पर कब्जा करना। अमेरिकी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए ईरान ने भी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी फौज से लड़ने के लिए उसके 10 लाख फाइटर्स तैयार हैं। ये जो संख्या है 10 लाख, बहुत बड़ी संख्या है। ईरान की सेना के मुताबिक आम नागरिक भी अब वहां सेना में शामिल हो रहे हैं और ईरान का हर नागरिक अमेरिका के खिलाफ युद्ध में शामिल होना चाहता है। ईरान में सैनिकों की भर्ती के लिए एक अभियान चल रहा है जिसमें 12 वर्ष के बच्चों को भी अब सेना में भर्ती किया जाएगा। यानी ईरान में जो भी लड़ने के काबिल है, 12 साल के बच्चों से लेकर और ऊपर तक जो युवा हैं या जो भी ऐसे हैं जो सेना में लड़ सकते हैं, उन सबको भर्ती किया जा रहा है। इसके बावजूद 10 लाख लोगों की सेना तैयार करना एक बहुत बड़ा दावा है, वो भी ईरान जैसे देश के लिए जिसकी जनसंख्या सिर्फ 9.5 करोड़ है। आप भी सोचिए, 9.5 करोड़ की जनसंख्या है और ईरान आज ये कह रहा है कि उसके 10 लाख फाइटर्स तैयार हैं। 10 लाख बहुत बड़ी संख्या है। सैनिकों की संख्या के मुताबिक पूरी दुनिया में चीन की सेना सबसे बड़ी है जिसमें लगभग 20 लाख सैनिक हैं। तो सोचिए, चीन जिसके जहां 150 करोड़ की आबादी है, उसके पास 20 लाख सैनिक हैं। दूसरे स्थान पर हमारी सेना है, भारतीय सेना, जिसमें लगभग 14 लाख सैनिक हैं। इसके बाद अमेरिका की सेना है जिसमें लगभग 13 लाख सैनिक हैं। रशिया और उत्तर कोरिया की सेना में भी लगभग 13 लाख सैनिक हैं। पाकिस्तान की सेना में लगभग 6.5 लाख सैनिक हैं और ईरान की सेना में लगभग 6 लाख सैनिक हैं। और ईरान इन 6 लाख सैनिकों के अलावा अब 10 लाख फाइटर्स को भी तैयार करने का दावा कर रहा है और यह संख्या बहुत बड़ी मानी जाएगी। इजराइल की सेना में लगभग 1,70,000 सैनिक हैं। यानी जो इजराइल अभी ईरान पर हमले कर रहा है उसके पास तो 1,70,000 सैनिक ही हैं। लेकिन ईरान में जमीनी युद्ध इतना आसान नहीं होगा। ईरान के एक बहुत बड़े हिस्से में पहाड़ और रेगिस्तान है जहां युद्ध करना आसान नहीं होगा। साथ ही ऐसे किसी युद्ध में ईरान को अपने घर में लड़ने का फायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो स्थान है, चाहे रेगिस्तान हो चाहे बड़े बड़े पहाड़ हों, इन सब के बारे में ईरान की सेना अच्छी तरह से जानती है और अमेरिका की सेना जब यहाँ पर उतरेगी तो वो इन इलाकों से बिल्कुल अनजान होगी। इसलिए यहाँ पर अगर ज़मीन पर लड़ाई होती है तो इसमें ईरान की सेना भारी पड़ सकती है। आपको याद होगा, अमेरिका ने जब भी ज़मीन पर अपनी सेना उतारी है, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, हर जगह अमेरिका की सेना वर्षों तक वहाँ संघर्ष में लगी रही और आखिरकार उसे वापस आना पड़ा। यानी अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ज़मीन पर लड़ने का, वो कोई ख़ास अच्छा नहीं है। ईरान के खार्ग आइलैंड के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जो भी इस आइलैंड पर कब्जा कर लेगा वही इस युद्ध की दशा और दिशा तय करेगा। और अमेरिका मिडिल ईस्ट में जो इतनी बड़ी संख्या में सैनिक इकट्ठे कर रहा है, उसका सबसे बड़ा लक्ष्य है इस खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका का यह मिशन इतना आसान नहीं होगा। ईरान पहले ही खार्ग आइलैंड को बहुत मजबूत कर चुका है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने खार्ग आइलैंड में
समुद्री माइंस बिछाना शुरू कर दिया है, जो अमेरिका की सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। खार्ग आइलैंड में ही ईरान का एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना है और यहाँ ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना तैनात है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स और रेडार सिस्टम्स और तेज हमला करने वाली बोट्स भी यहीं पर मौजूद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ईरान युद्ध में खार्ग आइलैंड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो अब आप मानचित्र पर देखिए कि ये खार्ग आइलैंड कहाँ पर है। ये आइलैंड जो है ये पर्शियन गल्फ में मौजूद एक 8 किलोमीटर लंबा आइलैंड है जो ईरान से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। खार्ग आइलैंड को ईरान की अर्थव्यवस्था की एनर्जी लाइफलाइन भी माना जाता है, क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान का लगभग 90% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, जिससे ईरान को हर साल 7 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। इस आइलैंड को क्राउन ज्वेल ऑफ ईरान भी कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब है कि ये ईरान की सबसे कीमती और महत्वपूर्ण वस्तु है। ये ईरान के मुकुट का, ये उसका ताज है, आप ये कह सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब है शायद तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर खार्ग आइलैंड ईरान के हाथ से निकलेगा तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ खास बचेगा नहीं और इसके बाद ईरान एक आत्मघाती देश बन सकता है, जो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। आपने आत्मघाती हमलों के बारे में सुना ही होगा, जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान ले लेता है लेकिन दूसरों को भी मार डालता है। अगर ईरान के साथ ऐसी स्थिति आई तो वो एक आत्मघाती देश बन सकता है, यानी वो ऐसे हमले करेगा जब वो समझ जाएगा कि अब वो बचेगा नहीं तो वो अपने आप को भी नष्ट कर लेगा, लेकिन साथ में दुनिया को भी नष्ट करके जाएगा। तब ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। इस युद्ध के जरिए कैसे दुनिया भर में एक आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर थाईलैंड के एक कार्गो शिप की है, जिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस युद्ध की शुरुआत में ही एक हमला हुआ था। अब इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और इस हमले में ये समुद्री जहाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तस्वीरें आप देखिए, बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा देखिए। तो हॉर्मुज की खाड़ी से जो भी समुद्री जहाज निकलने की कोशिश करते हैं बिना ईरान की मर्जी के, उन पर ईरान कुछ इस प्रकार से हमले करता है। ये एक तस्वीर आप देख सकते हैं। आज हम ये विश्लेषण करेंगे कि ऐसे समुद्री जहाज़ों को, ऐसे कार्गो शिप्स को आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है और इनकी क्या गलती है। ये तो सारे सिविलियन शिप्स हैं, ये दुनिया भर के नागरिकों के लिए काम करते हैं। इनमें जो सामान लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ये सब दुनिया की आम जनता के लिए है, क्योंकि ये जहाज़ अनाज, तेल, दवाइयाँ, इस प्रकार की ज़रूरी चीज़ें लेकर जाते हैं। ईरान युद्ध में अब तक लगभग 20 कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स पर हमला हो चुका है। इसके बाद कई जहाज खाड़ी क्षेत्र में ही इस समय रुके हुए हैं और आगे बढ़ने से डर रहे हैं, वहीं आसपास एक ही जगह पर पाक्ड हैं। इससे दुनिया भर में तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स, एल्युमिनियम, सल्फर और हीलियम जैसे सामान की बहुत कमी हो गई है। ईरान समुद्री व्यापार रोककर अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बना रहा है। इस समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा व्यापार से आता है। दुनिया में होने वाले जो अलग अलग सामान का व्यापार होता है, उस व्यापार का 80% से ज़्यादा हिस्सा समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी समुद्री जहाज़ दुनिया भर के व्यापार के बहुत बहुत बड़े सोर्स हैं। 80% व्यापार समुद्री जहाज़ों के ज़रिए होता है। यानी अगर समुद्री रास्ते रुक जाएं, समुद्री जहाज़ रुक जाएं, तो इससे सिर्फ व्यापार नहीं रुकता, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती है। इतिहास कहता है कि जब युद्ध होता है तो उसका सबसे बड़ा असर सिर्फ ज़मीन पर नहीं, बल्कि ग्लोबल शिपिंग और सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लगभग 2500 और अमेरिका के लगभग 1750 व्यापारिक जहाज नष्ट हो गए थे। जापान, जिसके पास युद्ध से पहले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, उसके 2346 जहाज नष्ट हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने तक जापान के पास 1000 टन से ज्यादा क्षमता वाला एक भी जहाज नहीं बचा था
और आज के समय में तो कुछ हजार डॉलर के ड्रोन भी बड़े बड़े जहाज़ों को पानी में डुबो सकते हैं। इससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। इसलिए आज सभी देशों को कार्गो शिप्स पर हमले बंद करने चाहिए। जब एक कार्गो शिप डूबता है या डर से कहीं रुक जाता है तो किसी और हिस्से में दुनिया के खाने पीने की कमी होती है, कहीं पर दवाइयों की कमी होती है, कहीं पर महंगाई का विस्फोट होता है, कहीं पर बच्चों की जान, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जान खतरे में आती है। इस तरह से कार्गो शिप्स पर हमला सीधे दुनिया भर के आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। कार्गो शिप्स के अलावा इस युद्ध में खाड़ी देशों की रिफाइनरीज, गैस पाइपलाइंस और तेल भंडारों पर भी हमले हुए हैं। कतर, बहरीन, ईरान, इजराइल और यूएई के 9 एनर्जी प्लांट्स या ऑयल रिफाइनरीज को इस युद्ध में नुकसान पहुंचा है और इन सब को ठीक करने की लागत कम से कम 2,30,000 करोड़ रुपए होगी। अब इन सब की मरम्मत होने में कुछ महीनों से लेकर कई साल तक लग सकते हैं और तेल की सप्लाई पर अगले कई वर्षों तक ये असर आपको दिखाई देगा। इसलिए अगर ये युद्ध आज भी रुक गया तो जितना नुकसान इस युद्ध का हो चुका है अभी तक, उसका असर आपको कई वर्षों तक महसूस होगा। इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई में तेल और गैस के उत्पादन में भारी गिरावट पहले ही आ चुकी है। कतर के एलएनजी प्लांट को इस युद्ध से नुकसान हुआ था और भारत के लिए खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर से हम लगभग 40% एलएनजी खरीदते हैं। यानी जिस जगह से, कतर से 40% एलएनजी हमारा आ रहा है, अगर उसकी फैसिलिटीज नष्ट हो रही हैं तो इसका सीधा असर हम पर पड़ेगा। आज सभी देशों को दूसरे देशों पर हमला करने से पहले ये याद रखना चाहिए कि रिफाइनरीज, गैस प्लांट, पाइपलाइंस और सप्लाई चेन कुछ दिनों में नहीं बनते। इन्हें बनाने में वर्षों लगते हैं, दशकों का टाइम लगता है। आज युद्ध भले ही रुक जाए लेकिन ऊर्जा संकट इतनी जल्दी अब खत्म होने वाला नहीं है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। अब जो कुछ इस समय तक हो रहा है, अगर आप देखें तो ईरान युद्ध का अगर कोई सबसे बड़ा विजेता है तो वो है 73 वर्ष के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो दूर बैठकर आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर हंस रहे होंगे। आजकल रशिया तेल बेचकर हर दिन लगभग 7,000 करोड़ रुपए की कमाई कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने रशिया से तेल खरीदने पर दुनिया भर के देशों पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे रशिया का बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि कोई उससे तेल नहीं खरीद पा रहा था। लेकिन ईरान युद्ध के बाद तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने ही रशिया के तेल पर लगी पाबंदी हटा दी और दुनिया के देशों से कह दिया कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, जिसकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े देश फिर से रशिया से तेल खरीदने लगे हैं। तेल की डिमांड बढ़ने के बाद अब तेल और गैस से रशिया की कमाई 1.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना होने की संभावना है। कमाई इतनी बढ़ जाएगी और रशिया के लिए यह मौका एक जैकपॉट की तरह है। अब वो महंगे दाम पर तेल बेच रहा है और तेल से रशिया की कमाई लगभग दुगनी होने की संभावना है। हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बंद होने की वजह से अब रशिया के तेल की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इस समय रशिया तेल बेचने के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, यानी तेल का बहुत बड़ा विक्रेता है रशिया। और यूक्रेन युद्ध से पहले रशिया अकेले ही पूरी दुनिया का 10% तेल सप्लाई कर रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे दुखद खबर यह है कि अभी 1 महीने पहले तक जिस व्लादिमीर पुतिन को कमजोर करने में वो अपनी सारी ताकत लगा रहे थे, इस युद्ध की वजह से वही व्लादिमीर पुतिन अब और भी शक्तिशाली बन गए हैं। रशिया और यूक्रेन युद्ध अब अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। 1 महीने पहले तक ट्रंप रशिया पर पाबंदियां लगाकर, सैंक्शंस लगाकर पुतिन की ताकत को मिटाने के बड़े बड़े सपने देख रहे थे। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि रशिया की सेना भी अब इस युद्ध में कमजोर पड़ रही है और अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद करके पुतिन को चारों तरफ से घेर सकते हैं। लेकिन ईरान युद्ध ने इस शक्ति समीकरण की कहानी को पलट दिया है और अब इसके साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल रहा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन को कमजोर करने के ट्रंप के अरमान पानी में नहीं बल्कि तेल में बह गए। ईरान युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन 2 मोर्चों पर एक विजेता बनकर उभरे हैं। पहला आर्थिक मोर्चा
और दूसरा कूटनीतिक मोर्चा। आपको याद होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर व्हाइट हाउस में दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने सामने बैठाकर कूटनीति की क्लास लगाते थे और खुद एक प्रिंसिपल की तरह बर्ताव करते थे। ऐसा लगता था जैसे वो एक स्कूल प्रिंसिपल हैं और सामने जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बैठे हैं वो उनके छात्र हैं। लेकिन अब ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप की सारी थ्योरीज एक एक करके फेल हो रही हैं। तेल के अलावा रशिया को दूसरा फायदा होगा हथियारों का। सारे खाड़ी देशों में अमेरिका के महंगे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं जो ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन से उनकी 100% रक्षा इस बार नहीं कर पाए। ईरान युद्ध अमेरिका के बेहद महंगे फाइटर जेट्स और हथियारों के लिए भी एक परीक्षा की तरह रहा है, चाहे F-35 फाइटर जेट हो या फिर पेट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हो। दुनिया ने यह देखा कि ये सारे हथियार कीमत और मेंटेनेंस के मामले में किसी भी देश की कमर तोड़ सकते हैं, कमर तोड़ देते हैं। इतने महंगे हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी वैसी नहीं है जैसे दावे किए जाते हैं। ऐसे में हथियार खरीदने वाले ये देश अब एक बार फिर रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार ज़रूर चेक करना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे। रशिया में बने दूसरे हथियारों को भी ट्राई करना चाहेंगे, उनका ट्रायल ज़रूर लेना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने भारत के लिए शानदार काम किया था और पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी थी। आप याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में आकर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन ये सारा जो काम था ये S-400 और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने किया था। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान युद्ध में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। आप याद करके देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के किसी ड्रोन या किसी मिसाइल की तस्वीर आपको याद हो जो भारतीय सीमा में नुकसान करके गई हो। लेकिन ये सारी तस्वीरें आपको ईरान युद्ध में दिखाई देंगी, गल्फ देशों में दिखाई देंगी, इजराइल में दिखाई देंगी, जहां पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। और हमने जो पाकिस्तान को हराया उसमें बहुत बड़ा हाथ S-400 और भारत में ही बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का कमाल आप कह सकते हैं। देखिए, जब युद्ध चलता है तो हर देश को यह एहसास होता है कि उसे अपनी रक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करना है, उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करना है और भारत उस पर लगातार काम कर रहा है। भारत सरकार ने हमारी सेनाओं के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए की एक रक्षा डील को मंजूरी दी है। बहुत बड़ी डील है ये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC ने आर्मी और एयरफोर्स के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के साथ कई और बड़े हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। DAC भारत में रक्षा की खरीद पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है और भारत ने वर्ष 2018 में रशिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन का ऑर्डर दिया था, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं और बाकी 2 बहुत जल्द मिल सकते हैं। और अब ऐसे 5 और स्क्वाड्रन का ऑर्डर भारत रशिया को दे रहा है S-400 का। S-400 की एक स्क्वाड्रन में रेडार, मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट के साथ साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर भी होता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त हमले भी किए थे और शानदार परफॉर्मेंस दिया था और पाकिस्तान की सीमा में 314 किलोमीटर की दूरी के तक अंदर जाकर एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हमने मार गिराया था और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक इतनी दूरी से, 325 किलोमीटर की दूरी से कभी किसी ने ऐसा निशाना नहीं लगाया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे जो AN-32 और IL-76 एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे, जो लगभग 40 वर्ष पहले वायुसेना में शामिल हुए थे, मतलब पुराने हो चुके हैं। और इस वित्त वर्ष में DAC ने अब तक कुल मिलाकर 6.73 लाख करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है। तो सोचिए, ये समझ लीजिए आप, 6.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार भारत खरीद रहा है। आज तक भारत के इतिहास में एक साल के अंदर इससे ज्यादा हथियारों की खरीद को कभी मंजूरी नहीं दी गई। वर्ष 2026 में पाकिस्तान का बजट लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपए का है और हमारी सेनाओं के लिए हमने इससे कहीं ज्यादा की रक्षा खरीद कर ली है। आप सोचिए। अब देखिए, एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इस युद्ध के सबसे बड़े विनर साबित हो रहे हैं,
लेकिन सबसे बड़े लूजर कौन है, जिनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही है? दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करने का दावा करने वाली बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आज कहां हैं, कोई नहीं जानता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल नेटो से बड़े नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि नेटो ने ईरान युद्ध में अमेरिका की कोई मदद नहीं की। लेकिन अगर हम इसी विचार को थोड़ा और विस्तार दें, इसका विस्तार करें, तो आप नोट कीजिए कि इस ईरान युद्ध में दुनिया की 3 बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत निराश किया है। पहली है यूएन, यानी संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। तब इसका मकसद था दुनिया में शांति स्थापित करना और युद्ध और संघर्ष को रोकना। लेकिन ईरान युद्ध हो या यूक्रेन का युद्ध हो, ऐसा लगा जैसे यूएन अपने मुख्यालय पर ताला लगाकर कहीं छुट्टी पर चला गया है। इसी प्रकार से 1949 में नेटो का गठन हुआ। ये यूरोपीय देशों और अमेरिका का एक संगठन है जिसे सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया था। और इसके तहत इन सारे पश्चिमी देशों ने ये कसम खाई कि ये एक दूसरे की रक्षा करेंगे। लेकिन इस युद्ध में नेटो का रोल ना के बराबर है। तीसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है OIC, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये दुनिया के 57 इस्लामिक देशों का संगठन है। इसका मकसद है दुनिया के सभी मुस्लिम देशों के हितों का ध्यान रखना और उनकी एकता को बनाकर रखना। हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध की चपेट में ईरान के साथ साथ गल्फ के तमाम मुस्लिम देश भी आ गए। लेकिन इसके बावजूद OIC ने इस युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। कहने को तो दुनिया भर में ऐसे संगठनों की कोई कमी नहीं। हमारे पास यूएन है, नेटो है, OIC है, इसके अलावा G7 है, G20 है, ब्रिक्स है, यूरोपियन यूनियन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, अरब लीग है। लेकिन संकट के समय इनमें से एक भी संगठन अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता। कहने को इन सारे संगठनों की बैठकें हर साल कहीं ना कहीं होती हैं, जहां पर बड़े बड़े नेता अपने प्राइवेट जेट्स में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनमें जॉइंट डिक्लेरेशंस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये वैश्विक शांति की कस्में खाते हैं। इन समिट्स पर सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर साल कोई नया थीम दिया जाता है जो बड़ा फैंसी होता है कि इस साल हम इस थीम पर काम करेंगे। लेकिन मुसीबत के समय इनमें से कोई काम नहीं आता और आखिर में पूरी दुनिया में एक ही सिद्धांत चलता है और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अंग्रेजी में इसे कहते हैं माइट इज राइट। और ये सारे सिद्धांत वहां लागू होते हैं जहां पर जंगल राज होता है, यानी जो ताकतवर है उसके लिए कोई नियम नहीं और जो कमजोर है उस पर हर एक नियम लागू होता है। और दुनिया में आज बिल्कुल वही चल रहा है। जो देश ताकतवर है वो किसी भी दूसरे देश पर जब चाहे हमला कर सकता है और बाकी के जो लोग हैं वो देखते रहते हैं, चाहे वो देश हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई DND ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दे, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। केंद्र सरकार ने तेल संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर अब 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर अब 0 कर दी गई है। यानी अब पेट्रोल और डीजल दोनों पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है हर लीटर पर। इसका मतलब यह है कि एक्साइज ड्यूटी के जरिए
टैक्स से सरकार को जो कमाई होती है, अब सरकार ने स्वयं ही अपनी इस कमाई में कटौती कर दी है। एक्साइज ड्यूटी कम होने से पेट्रोल और डीजल आपके लिए सस्ता तो नहीं होगा, आप उतना ही पैसा देते रहेंगे जितना अभी तक दे रहे थे, लेकिन अब कीमतों में कोई वृद्धि भी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी जो कोशिश है इसकी वो ये है कि आपके लिए पेट्रोल और डीजल महंगा ना हो। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर ये संकेत दिया है कि जनता को राहत देना उसकी प्राथमिकता है और ईरान युद्ध की वजह से तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50% से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इससे हमारे देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। यानी वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से महंगे दाम पर तेल खरीदकर भारत में लोगों को सस्ते दाम पर बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार के पास दो ही विकल्प थे। पहला, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर इसका बोझ सीधे आम जनता पर डाल दिया जाए, और दूसरा, सरकार एक कुशन की तरह काम करे और बढ़ते दामों का जो पूरा दबाव है वो खुद सहन करे और इसकी वजह से हो रहे घाटे को खुद सहन करते हुए अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर दे। तो आज मोदी सरकार ने एक जिम्मेदार सरकार की तरह आम लोगों पर बोझ डालने के बजाय सरकार की ही कमाई कम कर ली है। जो पेट्रोल 24 रुपये महंगा हो सकता था, जो डीजल 30 रुपये महंगा हो सकता था, अब उसके दाम वही रहेंगे जो आप पहले दे रहे थे। यानी आप इस महंगाई से बच गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कैसे लगता है। इसमें एक्साइज ड्यूटी होती है जो केंद्र सरकार लगाती है और सरकार ने अभी इसी में कटौती की है। वैट या सेल्स टैक्स भी इसमें होता है जो राज्य सरकारें लगाती हैं और ये हर राज्य में अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में इस समय वैट लगभग 19.5% है और कर्नाटक में लगभग 30% सेल्स टैक्स है। इसके अलावा इसमें पेट्रोल पंप के डीलर का कमीशन होता है, तेल कंपनियों का खर्चा होता है। एक उदाहरण से समझिए, दिल्ली में 16 मार्च को पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर थी। इसमें 53 रुपये तेल कंपनियों का खर्च और 21 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी है। यानी पेट्रोल पंप मालिकों को यह पेट्रोल लगभग 75 रुपये का पड़ा। इसमें वैट जो है वो 15 रुपये 40 पैसे जुड़ गया और डीलर का कमीशन 4 रुपये 40 पैसे और जुड़ गया। और इस तरह से दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आपके लिए होती है लगभग 95 रुपये। ये उसका पूरा कैलकुलेशन है। इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के 85 देशों में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन आंकड़ों को जरा देखिए। इस युद्ध के बाद साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पेट्रोल की कीमत 30% से लेकर 50% तक बढ़ गई। उत्तरी अमेरिका के देशों में 30% तक पेट्रोल महंगा हुआ, जबकि यूरोप के देशों में 20% और अफ्रीकी देशों में तो पेट्रोल 50% तक महंगा हो चुका है। लेकिन हमारे देश में अभी तक पेट्रोल या डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। अब एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने संकेत दिया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में अभी अगले कुछ दिनों या महीनों तक तो कोई वृद्धि नहीं होगी। सरकार ने आप सबके लिए एक संदेश भेजा है और ये कहा है कि भारत में लॉकडाउन नहीं होगा और हमारे देश में लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। आप किसी घबराहट में मत आइए। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए, हमारे देश में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। हमारे देश के लिए ये एक और अच्छी खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये कहा है कि भारत समेत कुछ मित्र देशों के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी गई है। यानी हमारे देश में तेल और गैस की सप्लाई जारी रहेगी और हमारे देश में जो समुद्री जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए तेल लेकर आ रहे हैं, गैस लेकर आ रहे हैं या अन्य सामान लेकर आ रहे हैं, उन्हें वहां से गुजरने की अनुमति ईरान ने दे दी है। ये एक बहुत राहत की खबर है भारत के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग आपसे आज ये कहते होंगे कि आने वाले कुछ समय का राशन अभी से अपने घर में रख लीजिए, अभी से पेट्रोल डीजल को भरवा कर रख लीजिए, टैंक फुल करा लीजिए, बाकी सारा सामान अभी से आप अपने घर में जमा करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए। याद रखिए, ये सारे लोग वो हैं जो बिना किसी आधार के अंदाजे पर आपको अफवाहें दे रहे हैं, आपको गलत जानकारियां दे रहे हैं और आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, फिर वो पेट्रोल पंप पर लाइन लगाते हैं, बाजारों में जिन चीज़ों की उन्हें आवश्यकता नहीं है वो चीज़ भी खरीद कर ले आते हैं, और जिन लोगों को उनकी असली आवश्यकता है वो उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सोच समझकर अपने फैसले लीजिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे।
क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं। मदद बस एक कॉल दूर है। हेलो, ये कॉल ट्राई से है। गैर कानूनी उपयोग के कारण आपका नंबर 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 1 दबाएं। ये संभावित फ्रॉड कॉल है। ट्राई कभी भी आपको ऐसे कॉल नहीं करता। फ्रॉड का शिकार मत बनो और बचो। ऐसे फ्रॉड कॉल्स का इलाज है 1930 या साइबर क्राइम वेबसाइट या ट्राई डीएनडी ऐप के जरिए ऐसे कॉल्स को रिपोर्ट करो। याद रखो, कोई भी कॉल जो ट्राई के द्वारा नंबर बंद करने, टावर लगाने की परमिशन देने, डिजिटल गिरफ्तारी या बैंक अकाउंट की जांच करने की धमकी दें, वो फर्जी है। ट्राई ऐसा कॉल कभी नहीं करता। जालसाज हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, मगर सोचो, समझो, बचो और रिपोर्ट करो। अब ईरान युद्ध परमाणु हथियारों की वजह से शुरू हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि परमाणु हथियारों को लेकर भी दुनिया का दोहरा रवैया है। परमाणु हथियार किसके पास हैं, इस पर निर्भर करता है कि दुनिया और शक्तिशाली देश उस पर क्या व्यवहार करेंगे। क्योंकि अब हम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर अमेरिका की खामोशी को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कैसे दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स चलते हैं। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन किसी देश ने कभी नॉर्थ कोरिया या पाकिस्तान पर हमला इसलिए करने की हिम्मत नहीं दिखाई क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। भारत एक अकेला देश है जिसने पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को सबक सिखाया। सिर्फ हमने ये काम किया जब हम ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन हमने पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान पर किसी देश ने यह कहकर हमला नहीं किया कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बना रहा है और इसे रोकना होगा, इसलिए इस पर हमला कर दो। नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियार बना रहा है, इसे रोकना चाहिए, इसलिए नॉर्थ कोरिया पर हमला कर दो। इन दोनों देशों के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने परमाणु हथियार चोरी की टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, गैर कानूनी तरीके से बनाए हैं, लेकिन दुनिया ने इन दोनों को छोड़ दिया। ईरान पर परमाणु हथियारों के बहाने हमला करने वाला अमेरिका और उसके सहयोगी देश नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर बिल्कुल खामोश रहते हैं। अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था और इस परमाणु कार्यक्रम को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और इसलिए हमने ईरान पर हमला कर दिया क्योंकि हम बनाने नहीं देंगे उसे परमाणु हथियार। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि अगर ईरान के पास ऐसे परमाणु हथियार जो अभी बने भी नहीं थे, तैयार भी नहीं थे, अगर वो दुनिया के लिए एक खतरा है, तो पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं, क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? नॉर्थ कोरिया में जो परमाणु हथियार हैं, क्या वो दुनिया के लिए खतरा नहीं है? और इन दोनों देशों को दुनिया ने कैसे छोड़ दिया? पूरी दुनिया में नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही ऐसे 2 देश हैं जो अपने परमाणु हथियारों से पूरी दुनिया को आज खुलकर डरा रहे हैं। दुनिया में आज सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं, और ये हैं अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। लेकिन इन देशों में 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने चोरी करके गैर कानूनी तरीके से अपना परमाणु बम बनाया, और ये देश हैं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने इस तरह परमाणु हथियार धीरे धीरे विकसित किए, कभी टेक्नोलॉजी बाहर से चुराई, गैर कानूनी तरीके से सारा सामान इकट्ठा किया और धीरे धीरे चुपचाप अपने परमाणु हथियार बना लिए, और आज उनके आधार पर ये पूरी दुनिया को धमका रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों देशों को चीन से पूरी मदद मिली। नॉर्थ कोरिया के पास भी जो हथियार हैं वो चीन की मदद से आए हैं, और पाकिस्तान के पास भी जो हैं वो भी सारे चीन से आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों देशों का चरित्र अलग है। नॉर्थ कोरिया ने चीन से मदद ली और आज भी वो खुलकर चीन का साथ देता है, यानी चीन के प्रति उसकी वफादारी आज भी
100% है। चीन के अलावा वो और कहीं नहीं जाता। जबकि पाकिस्तान ने सब कुछ चीन से हासिल किया, लेकिन आज वो चीन से ज़्यादा अमेरिका से दोस्ती कर रहा है। आज वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है, जबकि सारे हथियार चीन से लिए हैं। स्वीडन की एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास 50 से 100 परमाणु हथियार हो सकते हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 3 ऐसी ICBM भी हैं जिनकी रेंज 13,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है और ये मिसाइल परमाणु हमला कर सकती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC की दूरी 11,000 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया की ये मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने 23 मार्च को अपनी संसद में कहा कि ईरान पर हुए हमलों ने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है। उनका कहना है कि आज की दुनिया में किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी परमाणु हथियार ही हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया पर आज कोई इसलिए हमले नहीं करता क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार हैं, और ईरान पर इसलिए हमले हो गए क्योंकि ईरान के परमाणु हथियार तैयार नहीं थे, उसके पास परमाणु हथियार नहीं थे। ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है। आज ईरान भी ये सोचता होगा कि अगर उसके पास भी परमाणु हथियार होते तो उस पर हमला करने की किसी और देश की हिम्मत ना होती। लेकिन यहाँ एक और बड़ा खतरा छिपा है। जब किसी ऐसे देश के पास परमाणु हथियार आ जाएं जहां पर लोकतंत्र बहुत कमजोर है, जहां पर एक ऐसी पार्टी का शासन हो जहां पर सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, तब दुनिया के लिए परमाणु हथियारों का खतरा और बढ़ जाता है। आपने सुसाइड बॉम्बर के बारे में जरूर सुना होगा। आत्मघाती हमलावर जो होते हैं, अक्सर ऐसे हमलावर आतंकवादी होते हैं। ये अपने आप को उड़ा लेते हैं, खुद भी मारे जाते हैं और दूसरों को भी ले डूबते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या कोई देश भी आत्मघाती देश बन सकता है? सोचिए, अगर ईरान के पास आज परमाणु हथियार होता तो एक बड़ी बात तो यह है कि वो धमका सकता था पूरी दुनिया को। लेकिन अगर परमाणु हथियार होता तो आज ईरान क्या कर सकता था? ईरान की जब युद्ध में हारने वाली स्थिति होती, कल्पना कीजिए, उसके बाद जब उसे लगता कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, हार निश्चित है, और वो आखिरी कदम के तौर पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेता, तब क्या होता? यही वजह है कि दुनिया में परमाणु हथियार सिर्फ ताकत नहीं है बल्कि सबसे बड़ा डर भी बन चुके हैं। लेकिन इनके साथ जिम्मेदारी बहुत आवश्यक है। परमाणु हथियारों को ऐसे ही देश के पास होना चाहिए जिस देश में पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जो देश सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, जहां पर अलग अलग संगठन हैं, जहां पर यह फैसला मिलकर लिया जाएगा कि परमाणु हथियार कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है। और जब पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे जो देश हैं, पाकिस्तान तो खुलकर यह बात कहता है कि अगर हम डूबे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। वो ये बात क्यों कहता है? इसलिए क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान जैसे देश किसी के बीच मध्यस्थता कराने का ऑफर करते हैं, बीच में कूदने की बात करते हैं, तो एक और बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह के देशों का जो चरित्र है वो इतना विश्वसनीय है कि उनकी बात पर कोई भी विश्वास कर सके। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल, यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।